everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू सोशल स्कूल. प्रॉब्लम सॉल्विंग पैकेट में आज के इस वीडियो में कंटिन्यूशन में हम सिविक्स और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस लेके आए हैं. जिस तरह से हमने हिस्ट्री और सिविक्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट करा, आप लोगों ने बताया कि हाँ सर ये तो समझ में आ गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी. इकोनॉमिक्स और सिविक्स से किस तरह के डिफरेंशिएट बिटवीन वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, वो सारा सब कुछ इस छोटे से प्यारे से वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं. देखिए पॉइंटर्स बाकी वही रहने वाले हैं. आई होप आपने इसका पहला पार्ट जो है वो देखा है. पहला पार्ट इन द सेंस जिस वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स मतलब जिस वीडियो में हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कंप्लीट किया था, उस पार्ट को आपने बहुत अच्छी तरह से देखा है. तो वहां पे जो इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे ज्योग्राफी और हिस्ट्री के. अभी हमारे सामने जो है तो वो कौन से हैं, अभी जो हमारे सामने है उसमें हम सिविक्स और इकोनॉमिक्स की बात करेंगे. इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो है वो सेम वही रहने वाले हैं. क्या कि टेबुलर फॉर्मेट में ही सॉल्व करना है. डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चन जो आएंगे तो टेबल बनाकर ही सॉल्व करना है. ठीक है. अब क्या होता है, मार्क्स अलॉटेड एंड नंबर ऑफ पॉइंट शुड बी इक्वल. 3 नंबर का क्वेश्चन है 3 पॉइंट, 5 नंबर का क्वेश्चन है 5 पॉइंट. मतलब वो जो मार्क्स है ना आपके, वो आपके आइडियाज हैं, आपको उतने आइडियाज प्रेजेंट करना होंगे. तो डिफरेंशिएट बिटवीन आपको उस चीज का ध्यान रखना होगा. अगली चीज, ट्राई टू गिव एग्जांपल्स वेयरएवर पॉसिबल. ठीक है, तो जहां एग्जाम्पल पॉसिबल हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 पार्टी सिस्टम तो आपको पता है यूके में है. ठीक है, यूके के साथ साथ में क्या है, यूएसए में है, यहाँ 2 पार्टी सिस्टम है. 2 पार्टी सिस्टम लिख दो बेधड़क होके. ठीक है, तो वो अप्रोच आपको दिमाग में रखना होगी व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चंस. आई हैव एक्सप्लेन्ड दीज पॉइंट्स एक्सटेंसिवली इन द प्रीवियस वीडियो. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में और अच्छे से डिटेल में एक्सटेंसिवली समझा दिया था. क्लियर हुआ. ये सारा जो मतलब मटेरियल रहता है, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, कब कौन सा सेशन आने वाला उसकी आपको अपडेट मिलती रहेगी. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करना है, अनअकैडमी ऐप से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. यूज द कोड DIGRAJ दिगराज टू एक्सप्लोर ऑल द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी ऐप. स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हो, क्विज दे सकते हो, पोल्स ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, सारी चीजें. ठीक है, और ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो आप कम्युनिटी फीचर से. ठीक है, ये कम्युनिटी फीचर होता है ऐसे आपका एजुकेटर का, वहां से आप क्या कर सकते हो, आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो. क्लियर. चलिए सिविक्स की बात करते हैं. सिविक्स से स्टार्ट करते हैं. तो सिविक्स में बेसिकली ये जो आपका ये वाला चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज वाला, यहां से कुछ कुछ एरियाज है जहां पे डिफरेंशिएट बिटवीन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं. इनफैक्ट ये वाला सवाल आप में से काफी सारे लोग यूं ही पूछ लेते थे. ठीक है, कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है. चलो वो समझते, देखो क्या है. तो हाउ अलायंस इज डिफरेंट फ्रॉम कोलिजन, तो डिफरेंशिएट करने को आ गया सवाल. ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर जैसे देखेंगे भी बहुत सारे सैंपल पेपर्स में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर उठा के देखें तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि ये वाला जो क्वेश्चन है, हाउ इज अलायंस डिफरेंट फ्रॉम कोलिजन. ठीक है, ये 2 नंबर में बहुत रिपीटेटिव टर्म्स में आता है. तो अलायंस और कोलिजन गवर्नमेंट दोनों में क्या डिफरेंस है. तो अलायंस क्या होता है, देखो अलायंस में आपको ध्यान रखना है, व्हेन सेवरल पार्टीज जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग. ठीक है, कंटेस्टिंग इलेक्शंस, इट इज कॉल्ड एन अलायंस और अ फंड. ठीक है, एग्जांपल गिवन में क्या है, दी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए. ठीक है, ये एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी वाली नहीं है. ठीक है, यहां पे जो एनडीए ये कौन सा है, ये बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये उसकी बात की जा रही है. ठीक है, तो यहां अलायंस का मतलब क्या होता है कि जब चुनाव से पहले प्री पोल होती है अलायंस, एक कैरेक्टरिस्टिक बताऊं कि उन्हें पता है कि हम सब साथ में आके क्या कर सकते हैं, वो मेजोरिटी फिगर छू सकते हैं. तो इसके लिए चुनाव से पहले ही जब पार्टी वार्टी जो अपनी टीम बना लेते हैं ना, वो अलायंस होती है. और अब क्या होता है, चुनाव के बाद में जब किसी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो सरकार बनाने के लिए, वो नंबर तक अचीव करने के लिए तोड़ जुगाड़ की जाती है, गठबंधन बनाए जाते हैं, वो कोलिजन गवर्नमेंट होती है. तो यहां पे व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट्स अ मेजोरिटी इन द इलेक्शन एंड द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर पार्टीज कमिंग टुगेदर, इट इज रेफर्ड एज अ कोलिजन गवर्नमेंट. ठीक है, तो जब 2 और 2 से ज्यादा पार्टी एक साथ आती है तो वो कोलिजन गवर्नमेंट बनाती है. ठीक है, तो वो क्या बनाती है, कोलिजन गवर्नमेंट बनाती है. समझ में आया. तो यहां पे आपको अलायंस और कोलिजन गवर्नमेंट दोनों ही चीजें क्लियर हो गई है. आगे बढ़ते हैं नेशनल पार्टी. तो अब नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी, अगेन आपको यहां क्या देखने को मिल रहा है, नेशनल पार्टी रीजनल पार्टी 2 कैटेगरी देखने को मिल रही है. तो व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड स्टेट पार्टी. नेशनल और स्टेट पार्टी या फिर नेशनल पार्टी को आप रीजनल पार्टी भी कह सकते हैं, दोनों चीजें हैं. ठीक है, तो एक पॉइंट तो आपका ये बन जाएगा क्या कि स्टेट पार्टीज आर आल्सो नोन एज रीजनल पार्टीज. तो आपका ये हो गया एक पॉइंट. समझ में आ रहा है. ये क्वेश्चन की भी पॉसिबिलिटी एक हाई एंड पॉसिबिलिटी रहती है. अब अगर नेशनल पार्टीज की बात करें तो नेशनल पार्टीज, अब इसमें क्या होता है, अगर मान लो 2 नंबर में आ गया सवाल, 2 नंबर में आ गया तो आपको सिंपल बताना है, नेशनल पार्टीज जिनकी नेशन वाइड प्रेजेंट होती है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज होने के लिए ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है. स्टेट पार्टी रीजनल पार्टीज होती है जो किसी एक स्पेसिफिक रीजन तक सीमित रहती है. किसी पार्टी को स्टेट पार्टी बनने के लिए ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है. ये तो आपने उसका 2 नंबर में हिसाब से लिख दिया.
अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर में आ गया तब क्या जाएगी कहानी हमारी। तो उस हिसाब से डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन यू हैव टू अप्रोच टू द क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्वेश्चन को उस तरह से अप्रोच करना होता है। समझ में आया? तो यहां पे अगर जैसे आगे बढ़ते हैं तो व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड स्टेट पार्टी। तो नेशनल पार्टी की अगर बात की जाए तो नेशनल पार्टीज हैव इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाएगा। नेशनल पार्टीज आर नोन एज रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। नेशनल पार्टीज क्या कहलाती है? रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज कहलाती है। ठीक है, नेशनल पार्टीज को आप क्या कहेंगे? रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज कहेंगे। द नेशनल पार्टीज गिव प्रायोरिटीज टू द नेशनल प्रॉब्लम्स ओवर द रीजनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, नेशनल पार्टीज क्या करती है? ये प्रायोरिटी देती है किसको? नेशनल प्रॉब्लम्स को ओवर रीजनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्योंकि वो नेशन वाइड हिसाब से सोचती है। रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज रहती है, उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ रिकॉग्निशन दिए जाते हैं, जैसे सिंबल्स वगैरह हो गया। ठीक, वैसे अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो क्राइटेरिया सिंपल सा है, 6% वोट। ठीक है, टोटल वोट्स इन लोकसभा और इन 4 स्टेट्स। ठीक है, 6% ऑफ टोटल वोट्स या तो लोकसभा में ले आए या फिर कहां ले आए? 4 स्टेट्स में ले आए। एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, और लोकसभा में या फिर क्या कर ले? एटलीस्ट 4, मतलब एंड है। ठीक है, एटलीस्ट 4 सीट जीते वो लोकसभा में। तो ये क्राइटेरिया जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल करती है तो नेशनल पार्टी का उसको टिका लगा देते हैं। ठीक है, वैसे आप देखोगे तो अब एग्जांपल दे दो, बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी आर एग्जांपल ऑफ नेशनल पार्टी। तो ये नेशनल पार्टीज के एग्जांपल हो गए। वैसे अगर अब स्टेट पार्टी पे आते हैं तो स्टेट पार्टी का इन्फ्लुएंस कहां रहता है? पर्टिकुलर रीजन और स्टेट तक लिमिटेड रहता है। ठीक है, इन्हें रीजनल पार्टीज कहा जाता है। इनकी जो एक्टिविटीज रहती है तो दी एक्टिविटीज ऑफ रीजनल पार्टीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू द रीजन और स्टेट इन विच दे फंक्शन, दे फोकस मोर ऑन लोकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वो कह सकते हैं रीजनलिज्म को बढ़ावा, या फिर इसको पॉजिटिव नोट पे देखोगे तो जो आपने चैप्टर 2 पढ़ा था सिविक्स का ध्यान करो, पुरानी यादें ताजा करो टर्म 1 की, फेडरलिज्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो फेडरलिज्म को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करती है। इन ऑर्डर टू बिकम अ रीजनल पार्टी और स्टेट पार्टी क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है? अ पार्टी हैज टू सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लेजिस्लेचर इलेक्शन एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स। ठीक है, 2 सीट जीतना चाहिए रहती है, और साथ में क्या है? साथ में 6% वोट उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में जीतना चाहिए। ठीक है, तो अब एग्जांपल में जनता दल, असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, मणिपुर पीपल्स पार्टी। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे स्टेट पार्टी के एग्जांपल हो गए। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी से एक सवाल और जो प्रोमिनेंट बन के आता है वो ये बन के आता है 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। देखो, 1 पार्टी सिस्टम और 2 पार्टी सिस्टम का भी क्वेश्चन बन सकता है। एक 3 नंबर में क्वेश्चन 1 पार्टी, 2 पार्टी, मल्टी पार्टी, तीनों पार्टी, पार्टी पार्टी। ठीक है, तीनों पार्टी सिस्टम में आपको डिफरेंस करना है तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। बाकी बेसिकली जो मैं आपको एक सेट बताता चल रहा हूं, देखो ये टॉपिक है, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चंस बन सकते हैं। 2 पार्टी सिस्टम में आपको क्या ध्यान रखना है? अ सिस्टम वेयर पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टीज। एक ऐसा सिस्टम जहां 2 मेन पार्टीज के बीच में पावर चेंज होती है, वो 2 पार्टी सिस्टम होता है। ठीक है, तो अ सिस्टम वेयर पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टीज, सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट बट मेनली 2 पार्टीज डोमिनेट इन पॉलिटिकल एरेना। ठीक है, तो और भी मल्टीपल पार्टीज एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन 2 पार्टीज जो है वो क्या करती है? ठीक है, वो डोमिनेट करती है पॉलिटिकल एरेना में, तो वो 2 पार्टी सिस्टम हो जाएगा। यूएसए एंड यूके उसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, यूएसए यूके उसका एग्जांपल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, जैसे लेबर पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी हो गया, ठीक है, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स हो गया, तो दूसरी पार्टीज रहती है, ऐसा नहीं कि भगा देंगे आएंगी तो, लेकिन क्या है? डोमिनेट ये 2 पार्टीज करती हैं, तो वो किस में आ जाएगा? 2 पार्टी सिस्टम में आ जाएगा। समझे? ठीक है, तीसरी चीज मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है? तो मल्टी पार्टी सिस्टम में बेसिकली आपको ध्यान रखना है व्हेन मोर देन 2 पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर वी कॉल इट अ मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो अब क्या होता है? जब 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के रीजनेबल चांस रहते हैं कि भैया तीसरी, चौथी, पांचवी भी आ सकती है पावर में, तो वो मल्टी पार्टी सिस्टम कहलाता है। डाइवर्सिटी कैन बी अकोमोडेटेड। मल्टी पार्टी सिस्टम में आपको एक डिस्टिंक्टिव फीचर देखने को मिलेगा जो इंडिया में आपको मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। तो इन डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम इज बेस्ट सूटेड टू दी सोशो एंड पॉलिटिकल नीड्स। ठीक है, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है, सबकी बात मानना है, सबकी बात मानना है, सबकी बात कैसे मानो? सब अपनी अपनी पार्टी बनाओ। ठीक है, वो केस रहता है यहाँ पे। तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम और 2 पार्टी सिस्टम। अब इसके बाद में अगला जो चैप्टर है आपका सिविक्स से, एक और चैप्टर कौन सा है आपका? आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। वहां से एक जो इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चन बन के आ सकता है वो ये वाला क्वेश्चन बन के आ सकता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंशिएट करो। अब ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो क्लास 6-7 से आप पढ़ते आ रहे हैं। डेमोक्रेटिक में इलेक्शन होते हैं सर, नॉन डेमोक्रेटिक में इलेक्शन नहीं होते। डेमोक्रेटिक में आपको क्या रहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रहेगा, नॉन डेमोक्रेटिक में वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो वही आइडिया वो जो आपने पढ़ा है। अब जरूरी नहीं कि ये रट के जाना है आपको घर से, एग्जाम में आ गया ऐसा सवाल तो आप मुस्कुराना है। ठीक है, और फटाफट से जो आता है वो लिखना है। ठीक, सर नहीं पकड़ना है कि सर ये तो पढ़ के नहीं आया, बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी सेट में आ जाए, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है वो इस चैप्टर से डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक के बीच में डिफरेंशिएट करने को आया है। ठीक है, तो
people have right to choose their representatives, people have right to choose their representatives. There is distribution of power, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपको क्या देखने को मिलता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, कंसंट्रेटेड एक इंसान के पास नहीं रहती है। यही इसके अपोजिट में आप नॉन डेमोक्रेटिक के साथ जा सकते हैं। कैसे कि पीपल हैव राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। पीपल डोंट हैव द राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। There is a distribution of power, all powers are concentrated in one person or a small group, ठीक है। फिर अगला क्या है, people enjoy rights, people don't enjoy rights, ठीक। फिर इधर क्या है, people can protest and criticize, people can't protest and criticize, ठीक है। तो अपोजिट में चल रही है चीजें। फिर क्या है, elected representatives have power to take final decisions, only the head has the power to take final decisions, elected representatives तो होते ही नहीं है, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, उस तरह से आप देखोगे तो डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक में दोनों में डिफरेंशिएट कर दिया आपने। समझ में आया? तो मेन ऑब्जेक्टिव ये, देखो अब यहाँ पे सारे पॉइंट्स पे मैं उतना ज्यादा जोर इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आप प्रिपरेशन के उस लैग में हो अभी, ठीक है, जहां आप सब पढ़ के बैठ चुके हो, बस आपको क्वेश्चन हाँ सर ये कैसा आएगा बन जाएगा, ठीक है। वैसे अगर आप इकोनॉमिक्स पे कूद पड़े तो इकोनॉमिक्स में मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन दो चैप्टर है। एज सच बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट बिटवीन आएंगे नहीं। डिफरेंशिएट का ये जो कहते हैं ना बुखार है, ये डिफरेंशिएट बिटवीन वाले क्वेश्चन का बुखार ज्योग्राफी के क्वेश्चन को ज्यादा लगता है। तो ज्योग्राफी में बेसिकली क्लासिफिकेशन वगैरह वो जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, वो ध्यान रखना विशेष रूप से, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक्स में अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स में एक जो बहुत प्रोमिनेंट डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चन आता है मनी एंड क्रेडिट से, वो ये वाला आता है, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में डिफरेंशिएट कर लो। 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर किसी भी कैटेगरी में पूछा जा सकता है। तो माथा देखो, तिलक करो, जितने नंबर का सवाल आएगा उतने उतने पॉइंट्स में डिफरेंशिएट करना रहेगा आपको, ठीक है। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की अगर बात करें तो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में क्या जाएगा, दिस इंक्लूड बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, ठीक है। यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चन एग्जांपल्स, ठीक है। तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में बैंक्स हो गया, कोऑपरेटिव्स हो गया। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आपका क्या जाएगा, दीज सोर्सेज इंक्लूड मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, नेबर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब आ जाएंगे किसमें, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में आ जाएंगे। क्लियर हुआ? द आरबीआई सुपरवाइज द लेंडिंग एक्टिविटीज ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज लेंडिंग एक्टिविटीज ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो लेंडिंग एक्टिविटी को कौन सुपरवाइज करता है, फॉर्मल सेक्टर में तो आरबीआई है, इनफॉर्मल में कोई नहीं है, ठीक है, इनफॉर्मल में कोई नहीं है। फिर क्या है, दीज चार्ज लेस इंटरेस्ट ऑफ लोन। तो फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, इंटरेस्ट ऐसा एकदम भक्का भूर नहीं लगाते हैं, कैसा कि बहुत ज्यादा डाल दिया आपके ऊपर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। जेन्युइन इंटरेस्ट रेट जो रहता है वो चार्ज किया जाता है फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में। इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में दीज सोर्सेज चार्जेस हायर इंटरेस्ट ऑन द लेंडिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे 1 लाख रुपए ले जा रहे, लाओ अगली बार आओगे देने जब 2 लाख देने आना। तो इस तरह से क्या है, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। These sources do not pressurize borrowers nor impose any unfair condition on them. These sources impose their own conditions which are at times very difficult for borrowers to fulfill, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो रहते हैं वो जेन्युइन रहते हैं, यहाँ टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है वो बहुत हार्श रहते हैं। देखो तो फॉर्मल और इनफॉर्मल को एक शब्द में क्लियर किया जा सकता है, सर बैंक्स और कोऑपरेटिव फॉर्मल, इनफॉर्मल में मेरा दोस्त मनी लेंडर्स और ये सब आएंगे। लेकिन अब उसको डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चंस यू आर रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच और कंप्रेस द आंसर, एंड दैट इज द थिंग व्हिच वी आर लर्निंग ओवर हियर। समझ में आया? तो फिर क्या है, लेंडिंग एक्टिविटीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड द सोशल वेलबींग ऑफ ईच इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेकिंग प्रॉफिट इज द ओनली एम ऑफ लेंडिंग एक्टिविटीज, ठीक है, इन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में क्या आपको क्या देखने को मिलता है कि प्रॉफिट बना लो, बस यही उनका मेन एम रहता था, ठीक है। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में इसके लिए क्या है, वो सोशल वेलफेयर से जुड़ा होने, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा रहता है। क्लियर हुआ? अब एक जैसे देखोगे तो अब ग्लोबलाइजेशन चैप्टर जो है, तो इसमें आपको एक क्वेश्चन ये बन सकता है, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में डिफरेंशिएट करो। फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बेसिकली व्हेन द इन्वेस्टमेंट in the form of an asset such as land, building, machines and other equipment is made by an MNC, it is known as foreign investment। मतलब ऐसा नहीं कि एलोन मस्क आके यहाँ पे एक $100 का नोट चिपका के चले जाएंगे, बोल देंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गई। यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बेसिकली मतलब ये है कि आप इन्वेस्टमेंट किस तरह से कर रहे हैं कि एक MNC, एक मल्टीनेशनल कंपनी या फिर मल्टीनेशनल कंपनी के अलावा और भी कोई अगर इंडिविजुअल भी फॉरेन से आपकी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा लगा रहा है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप ने पैसा लगाया हो, ठीक है, किस फॉर्म में लगाया हो, लैंड खरीद लिया, एसेट खरीद लिया हो या फिर पैसा दे दिया हो, ठीक है, तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाती है। और फॉरेन ट्रेड अलग चीज है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने के बाद में कंपनी जब प्रोडक्ट बनाई है, फॉर एग्जांपल उसमें टोपियां बनाई है, तो टोपियों को जब किधर इधर उधर बेचेंगे ना, तो वो जब ट्रेड होगा, वो ट्रेड फॉरेन ट्रेड कहलाएगा जब दूसरे देशों में होता है तो, ठीक है। तो द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फैसिलिटेटेड बाय डिफरेंट MNCs बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इज नोन एज फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या है कि MNCs के द्वारा जब डिफरेंट कंट्रीज में
ट्रेड फैसिलिटेट होता है एक से ज्यादा देशों में, तो वो एमएनसी की कैटेगरी में आता है, ठीक है, वो फॉरेन ट्रेड की कैटेगरी में आता है, विच इज बीइंग फैसिलिटेटेड बाय एमएनसीज। समझ में आया? तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड, ये सारी चीजें हमने यहां पे पढ़ ली। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड हो गया। अब फिर क्या अगला क्वेश्चन ये आ गया, राइट सम पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स एंड एमएनसीज। एक क्वेश्चन ये भी हाई एंड प्रोबेबिलिटी वाला लगता है मुझे कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स और एमएनसीज के बीच में डिफरेंशिएट करने को आ जाए। तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कंट्री का सर अपने होते हैं इंडिजीनियस, एमएनसीज जो होती है, तो एमएनसीज क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है वो बाहर से आती है। ये यहां से बेसिक स्टार्ट कर सकते हो। तो डोमेस्टिक कंपनीज रिस्ट्रिक्ट देयर ऑपरेशंस टू सिंगल कंट्री, ठीक है। वहीं पे क्या है, एमएनसी जो होती है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज ऑपरेट इन 2 और मोर कंट्रीज, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती है। बोथ द बायर एंड द सेलर बिलोंग्स टू द सेम कंट्री इन डोमेस्टिक बिजनेस, द बायर एंड द सेलर बिलोंग्स टू द डिफरेंट कंट्रीज इन इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। तो यहां पे क्या है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स एक ही देश के होते हैं और एक ही देश के अंदर इंटरनली ट्रेड कर रहे होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या है, हवा में उड़ रही होती है, मतलब एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, ऐसा। डोमेस्टिक बिजनेसेस deal with the same currency since both the buyers and the sellers are from the same country, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है तो सेम कंट्री से है, तो they deals with the same currency, whereas multinational companies deals with the different currencies since the buyer and the seller are not from the same country, ठीक है। बायर सेलर दोनों ही सेम कंट्री से नहीं होते, तो they deal with the different, कह सकते हैं they deal with the different currencies, ठीक है। वो अलग अलग करेंसीज में डील कर रहे होते हैं। क्लियर? मोस्ट ऑफ द टाइम डॉलर रहता है जो कि। फिर अगली चीज क्या, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इज नॉट एट पार विद द एमएनसीज। ऐसा नहीं डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के पास पैसा नहीं होता, पैसा खूब होता है, लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज के पास में टेक्नोलॉजी और कैपिटल होता है, ठीक है, वो लाजवाब होता है, मतलब दे हैव द ह्यूज कैपिटल एंड हाई एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन आप लिख सकते हो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स और एमएनसीज में। अगला ये है कि खत्म, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, इस तरह से अगर आप देखोगे तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं डिफरेंशिएट बिटवीन में, ये हाई एंड प्रोबेबिलिटी वाले हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी गए इस तरह से, सैंपल पेपर्स में भी जैसे आप देखोगे तो ये पैटर्न रहता है। इसके अलावा क्या है, पढ़ना तो सब कुछ रहता है हमें, बाकी ये आपको मदद दे देगा। आई होप दिस विल हेल्प यू। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन और क्या समस्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग पैकेट में इस तरह से मैं आपकी सारी प्रॉब्लम फोड़ते रहूंगा, ठीक है। अगली चीज क्या है कि आई विल बी अवेलेबल फ्रॉम 2 PM to 3 PM डेली, ठीक है, इन दी एग्जाम गैप्स। तो आपके जो एग्जाम गैप रहेंगे 10th के 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, ठीक है। तो आप डाउट पूछ सकते हैं मेरे, डाउट सॉल्विंग लास्ट फाइनल बैच एग्जाम्स जो होंगे आपका, तो ये डाउट सॉल्विंग बिफोर द फाइनल एग्जाम एक एसएसटी पे प्लस बैच मेरा, ठीक है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है, यू कैन एनरोल यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। क्लियर? आई होप यू पीपल एंजॉयड इट, आपको सारी चीजें समझ में आई है। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं और इसी तरह के लेक्चर्स में मिलते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।